Hello student, in this lecture we are discussing about the Venn diagram. This is last lecture related to the set. तो ये अपने पास ना क्लास 11th का ना जो चैप्टर्स के ना फर्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिक्स के सेट उसके ये लास्ट टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक ना। तो देखो वेन डायग्राम काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है क्योंकि इसमें काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कुछ इससे काफ़ी कुछ पूछ लेता है एग्जाम में वेन डायग्राम से कि आखिर ना वेन डायग्राम से काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसका ना इससे कि रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनाया जाता है बीपीएससी के एग्जाम में काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में एटलीस्ट ये क्वेश्चन अवेलेबल ही रहता है वेन डायग्राम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो मैं काफ़ी अच्छे से बता दूंगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखो तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेस द रिलेशंस अमंग द सेट इज पर्सपेक्टिव वी रिप्रेजेंट द पिक्टोरिकली बाय द मीन्स ऑफ द डायग्राम दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम्स। तो ना हम लोग पिक्टोरिकली क्या करते हैं, इसको डायग्राम्स को ना देखते हैं क्या होता है। वेन डायग्राम्स को हम लोग पिक्चर के वे में एनालाइज करते हैं, सेट्स को ना पिक्चर्स के फॉर्म में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इन दिस डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगुलर रीजन। देखो जो भी अपने पास यूनिवर्सल सेट होगा उसको ना हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और देन आफ्टर ना जितने भी सबसेट होंगे, जितने भी ये रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और जितने भी सबसेट होंगे, जितने भी इसके अंदर आएंगे, जितने भी सबसेट होंगे वो इसके अंदर आएंगे, जो कि हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और सर्कल में भी हम दो तरीके के देख लेंगे, एक तो डिसजॉइंट वाला देख लेंगे और एक हमारे पास इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग देखोगे तो ये तुम्हारे पास इंटरसेक्टिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। दो सर्कल है और सर्कल से हम ना सर्कल को सबसेट बाय द सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, और क्या करते हैं ना सर्कल से सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, जो कि इनसाइड द रेक्टेंगल्स के अंदर। और डिसजॉइंट सेट हमारे पास जैसे ये हो गया ना, ये मेरे पास एक इंटरसेक्टिंग सेट होता है। क्योंकि इंटरसेक्टिंग सेट की बात करते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कोई दोनों सेट के बीच में क्या है ना कि अगर मेरे पास ये सेट ए आता और ये मेरे पास सेट बी होता, ठीक ना। अगर दो सेट जो है, दोनों सबसेट जो है जो कि यूनिवर्सल सेट के सेट सबसेट है ये ए और बी, तो ए और बी के बीच में अगर इंटरसेक्शन देखोगे तो तुम्हारे पास, हम अभी धीरे धीरे इस चीज़ को समझ लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट के ना ये तुम्हारे पास ना कुछ एलिमेंट्स क्या है ना कि अवेलेबल है, क्योंकि हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं कि यहाँ पे तो ये अपने पास क्या है कि एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी नहीं है मतलब क्या, एम्प्टी नहीं है, ये अपने पास नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब क्या ना कुछ एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक ना। तो हम धीरे धीरे करके इसमें जो पिक्चर अवेलेबल है बुक के अंदर उसको भी देख लेंगे, ठीक ना। तो ये मेरे पास क्या होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट्स की तरफ बात करते हैं। देन बात हम करते हैं डिसजॉइंट सेट की। तो डिसजॉइंट सेट हमारे पास अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट होता, ठीक है, और इस यूनिवर्सल सेट एज ए यू रेक्टेंगल के फॉर्म में, ये मेरे पास रेक्टेंगल, ये डायग्राम्स पे फोकस मत करना, कंसेप्ट पे फोकस करना, ठीक ना। तो ये तुम्हारे पास एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल ये हो गया। देखो इन दोनों सर्कल के बीच में कोई इंटरसेक्टिंग है क्या, नहीं है। तो इस टाइप से सेट को ना हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, जो कि ए ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ बी डेट इज इक्वल टू द 5 एलिमेंट्स। मतलब 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट, जिसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, एक तरह का डिसजॉइंट सेट। तो इसी दोनों सेट्स के ना एनालिसिस को हम लोग देखते हैं इन द वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मेरे पास केस नंबर 1 होता है, व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड द सबसेट आर गिवन्स। व्हेन द यूनिवर्सल सेट, तो हम ना बोलते हैं यू को हम ना ये जो कैपिटल्स, ये जो स्मॉल यू करके जो इस फॉर्म में लिखा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट लेट द यूनिवर्सल सेट इज द सबसेट ऑफ ए। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या है कि ए ना यूनिवर्सल सेट मतलब सारे सेट, उसके अंदर सारे सेट आ जाएंगे। हमने ए और बी दोनों को रखा इस सेट के अंदर। तो ये मेरे पास क्या है ना, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है। इसके अंदर जो छोटे छोटे सेट होते हैं उनको सब सेट बोलते हैं। तो सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, दैट इज सर्कल इज इनसाइड द रेक्टेंगल, द रेक्टेंगल रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाई यू एंड द सर्कुलर रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। और हम ना एक से रिप्रेजेंट किया इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट्स सेडेड। तो हम ना बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से, एनालाइज इसको ना समझते हैं। तो देखो यूनिवर्सल सेट में मेरे पास सेट में 1 2 3 4 5 6 7 इतने मेंबर्स एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो ये मेरे पास पूरे नंबर्स, और ये ना, और जो ए जो है ना, ए वाले सबसेट जो है, ए के एलिमेंट जो है वो 1 3 5, देखो 1 3 5 7, तो एक ही सर्कल इसमें अभी अवेलेबल है। तो हम बात कर सकते हैं कि मेरे पास अगर हम इसका अगर ए कम्प्लीमेंट्स निकालोगे तो कम्प्लीमेंट्स जो इसमें नहीं अवेलेबल है, ए में जो अवेलेबल नहीं है वो कम्प्लीमेंट्स ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास फिगर होता है। अब हम बात कर लेते हैं जब इंटरसेक्टिंग सबसेट की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग सबसेट की बात करते हैं, मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग, देखो ये मैंने अभी बताया ना कि जो ये दोनों सेट है ए और बी, और दोनों के बीच में जो ये वाला पोर्शन हुआ ना, ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग पोर्शन हुआ। और ये इंटरसेक्टिंग सेट मतलब दोनों सबसेट के ना इंटरसेक्टिंग सेट है, जो कि यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल है। तो ये लिखा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग टू इंटरसेक्टिंग सेट दैट इज ए एंड बी, दैट इज इन द ऑफ द यू, दैट इज यू ऑफ यूनिवर्सल सेट। वी ड्रॉ द रेक्टेंगल इज इंटरसेक्टिंग सर्कल विद इन द रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल से हम लोग यूनिवर्सल सेट को ये देने बाद तो मेरे पास ये दोनों सबसेट है। इसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सक्लूडेड अगर बात करोगे तो ये वाले जितने पोर्शन हो गए जो कि इन साइड से बाहर है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें क्या है, ए माइनस बी है। बी में जो नहीं है वो ए का खुद का है, और बी का जो है उसको हटा दिए,
तो ये ए माइनस बी वाला बच जाएगा पोर्सन, और ये वाले में बी माइनस ए वाला पोर्सन बच जाएगा बी वाले में। तो डैट इज़ अ कॉमन रीजन, डैट इज़ इंटरसेक्टिंग। कभी भी कॉमन रीजन को हम लोग इंटरसेक्टिंग, मैंने काफ़ी अच्छा सेट बताया, काफ़ी मैंने डिटेल में बताया, ठीक ना। देखो इस क्लास ना इस ना यूट्यूब चैनल पे ना क्लास 12 का फिजिक्स का काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, मैग्नेटिज्म, एसी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसको जाके देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा कहीं अवेलेबल नहीं होगा, गारंटी है, जाके आप देखो एक बार। तो एक्सक्लूडिंग दिस रीजन ऑफ द बी, दैट इज बी फ्रॉम ए टू ए माइनस बी, एंड एक्सक्लूडिंग रीजन ऑफ ए से एक्सक्लूडेड करोगे फ्रॉम द बी, वी सो डैट बी माइनस ए। तो इस तरीके से हम लोग जैसे देखो अपने पास ये हो गया एक सेट, यूनिवर्सल सेट, जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट होंगे, जितने भी दोनों सबसेट के एलिमेंट्स और खुद का इसका जो एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट्स या मेंबर्स हम इसको बोलते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, दैट इज़, मैंने स्टार्टिंग से ये बात बताया, दैट इज़ 1 2 3 4 5 7 6, ये सारे एलिमेंट्स की जो है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सबसेट है, जो कि ए और बी। अभी मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि 1 2 3 ये अपने पास ना, जिसमें एक वाले में मेरे पास 1 3 4 5 है ये, और कॉमन हमारे पास क्या हो गया 4 5। मेरे पास कॉमन क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग, तो ये मेरे पास क्या हुआ, इस तरह का इंटरसेक्टिंग सेट है। जब दोनों सर्कल अलग अलग है, देखो ये दोनों सर्कल अलग अलग है, जो कि मैंने डिसजॉइंट सेट में बताया काफ़ी, कि डिसजॉइंट सेट में ना नॉन इम्प्टी सेट अवेलेबल हो जाता है, मतलब नल सेट कोई भी कॉमन नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक ना। ये अपने पास, तो इस तरीके से हम 4 और 5 इज अवेलेबल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग से द वेन डायग्राम्स। द ए माइनस बी निकालोगे तो ए में से बी निकालोगे तो क्या 1 3 अवेलेबल है, और इधर वाले में 2 6 अवेलेबल है, तो ये तुम्हारे पास बी माइनस है। अब डिसजॉइंट सेट की बात कर लेते हैं, केस नंबर 3। इस तरीके से ही अवेलेबल वेन डायग्राम्स को सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं थ्योरी को, देन हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो टू डिसजॉइंट सेट इज ए एंड बी। अभी भी मेरे पास क्या है, दो सबसेट है ए और बी, इसमें 1 3 5 अवेलेबल है, इसमें 2 4 अवेलेबल है, और यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, जैसे 1 3 5 2 4 6 7 सब अवेलेबल होंगे। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये दोनों सबसेट। और ये देखो यहाँ पे यहाँ पे इम्प्टी हो गया, क्योंकि नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ए और बी के बीच में इंटरसेक्टिंग कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं दोनों के बीच में, तो कोई कॉमन है नहीं, कॉमन पोर्सन है नहीं, ठीक ना। देन बात अगर करोगे ना, तो तुम्हारे पास ये हो जाता है। देन ये तुम्हारे पास अगर एडजॉइंट, अगर दोनों के ना कम्प्लीमेंट्स, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्स, बी कम्प्लीमेंट, जो ए में नहीं है सो बी में होगा। जो ए के कम्प्लीमेंट्स अगर निकालोगे तो 1 3 5 को हटा के बाकी जितने भी नंबर होंगे वो तुम्हारे पास ए कम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे। बी कम्प्लीमेंट्स में जो बी में है 2 4, देन बाकी जितने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे वो तुम्हारे पास बी कम्प्लीमेंट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या, व्हेन बी एंड ए इज़ द यूनिवर्सल सेट के ये सबसेट होते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद इन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में देखोगे तो ये देखो, अगर हम जैसे बात करते हैं कि सारे रियल नंबर ना, सारे नेचुरल नंबर ना होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर ना रेक्टेंगल होते हैं, सारे होल नंबर ना इंटीजर होते हैं, इस तरीके से ना हम बात करते हैं। फिर रेशनल नंबर होते हैं, फिर इंटीजर रियल नंबर होते हैं। तो सेम एज इट इज़, और 3 और 5 ना, तो हम बोलते हैं ना कि जितने भी यहाँ पे लिखा है कि बी के सारे सबसेट ए में भी है, और ए के सारे तो दोनों के अवेलेबल है यूनिवर्सल सेट में। इसी तरीके से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं। तो जैसे कि 1 3 4 ये सारे के सारे 8 तक तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ए का तुम्हारे पास 1 3 5 7 हो गया, तो सबके सब अवेलेबल 1 3 5 7 भी अवेलेबल है 3 7 में। तो ये एक्चुअल क्या है कि बी के लिए ना अगर हम बात करते हैं, ए ना यूनिवर्सल हो गया बी के लिए, बी के यूनिवर्सल आप बोले तो ए के सीनियर हो गया, ए इज़ द सीनियर ऑफ बी। जैसे अपने पास यहाँ पे ना होल नंबर इज सीनियर ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरीके से ना सारे के सारे एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर के होल नंबर में अवेलेबल होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर क्या, होल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में, होल नंबर के जैसे नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट है वो होल नंबर में अवेलेबल है, लेकिन होल नंबर के क्या नेचुरल नंबर में अवेलेबल है, नहीं है, जीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो जीरो की वजह से तो ये अपने पास सेम इसी तरीके से इंटरसेक्शन देख सकते हो। इंटरसेक्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3 और 7, जो कि कॉमन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में यूनियन निकालोगे तो तुम्हारे पास सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ए और बी के, तो ए के जितने एलिमेंट होंगे वो सबके सब ए यूनियन बी हो जाएगा। ए माइनस बी निकालोगे तो 1 माइनस 1, ए और बी में से कॉमन निकालोगे तो ये तुम्हारे पास 1 5 आ जाएगा। और बी माइनस ए निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी में से ऐसा कुछ है ही नहीं, चूँकि बी में से अगर ए निकाल लोगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉन एम्प्टी सेट है, ये कुछ है ही नहीं, नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये तुम्हारे पास दिमाग ऐसा, तो ये कम्प्लीमेंट्स निकालोगे, बी कम्प्लीमेंट्स निकालोगे तो ए कम्प्लीमेंट्स का निकाल देना। ए कम्प्लीमेंट्स में ए में तो सारे हैं 1 3 5 7 सब है, तो ये वाला एलिमेंट सिर्फ ए कम्प्लीमेंट्स में हो जाएगा। बी कम्प्लीमेंट्स में देखो तो बी कम्प्लीमेंट्स में तो खुद का 3 7 ही है, ये बाकी जितना बच जाएगा, ये सारे जितने बच गए ये तो इसका खुद का है, और ये देखो ये वाला और ये वाला जितने बच जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे। अब हमें इंपॉर्टेंट कुछ एक ना क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्म द रिजल्ट ऑफ द वेन डायग्राम्स के बीच में अगर कोई इंटरसेक्शंस आता है तो हम ना इसको निकालते हैं। क्या है कि अगर हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर हम देखते हैं कि देखो इंटरसेक्टिंग ट्वाइस ऑफ द टाइम हो जाता है, तो काउंटिंग जब हम करते हैं ना कि ए इंटरसेक्टिंग ऑफ बी, जब यूनियन सेट्स के अंदर, तो एलिमेंट्स ऑफ ए बी
ए बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन, अगर ए यूनियन बी लेते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन जो होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी आर काउंटेड ट्वाइस टाइम, मतलब 2 टाइम ना काउंटेड हो जाता है। ये 2 टाइम काउंटेड होता है, वंस इज द काउंटिंग इन द एलिमेंट ऑफ ए और सेकंड टाइम द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। जब बी के एलिमेंट को काउंट करते हैं तो भी हमारे पास काउंटिंग हो जाएगा, जब बी का एलिमेंट हो, क्योंकि बी का एलिमेंट भी अवेलेबल है और ए के एलिमेंट्स में भी अवेलेबल है, तो दोनों टाइम से डबल बार काउंटिंग होता है, इसलिए हम उसको डबल टाइम माइनस कर लेते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं एन ए प्लस एन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन माइनस बी। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एलिमेंट निकल का। देखो ये अगर 5 एलिमेंट है तो ये तुम्हारे पास इंटरसेक्शन 0 हो गया, मतलब अगर इंटरसेक्शन मतलब अवेलेबल ही नहीं है, देयर फॉर इन दिस केस एडजॉइंट वाला केस होगा। अगर कोई दोनों के सर्कल दोनों अलग अलग सर्कल है तो तुम्हारे पास सिंपल एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एन यूनियन ए यूनियन बी निकालोगे तो ठीक ना। वेन डायग्राम्स के कुछ एसोसिएटेड रिजल्ट है इसी तरीके का कि अगर एन माइनस एन, अगर हम इस फार्मूला को ही इधर से उधर एक्सचेंज करते हैं तो ये इस तरीके का इक्वेशन निकल के आता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोकस करो, जो कि इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हारे पास ये देखो दोनों डिसजॉइंट सेट है, ये देखो इसका अपना अलग हो गया, ये अपना अलग है, तो दोनों का एलिमेंट्स अगर निकालोगे कितने नंबर्स ऑफ यूनिवर्सल सेट अवेलेबल होंगे। तो यूनिवर्सल सेट अगर ए और बी के बीच है तो दोनों सारे के सारे लिख दो, सारे के सारे लिखोगे। यहाँ पे क्या करोगे 2 बार काउंटिंग हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 बार माइनस कर लेते हैं एन ए प्लस एन बी और देन जितने भी नंबर्स होते हैं मतलब उसके बाद उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसका प्रूफिंग देखो, ये प्रूफिंग होता है। तो देन हमने ये लास्ट रिजल्ट याद करो, प्रूफिंग करके देख लेना, कुछ खास है नहीं, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके रखा है, 2 बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देता है और ये 2 बार लिखा जाता है, इसी वजह से यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं, मेरे पास ना यही सब चीज़ें लिखा हुआ है, सारा के सारा वही चीज़ लिखा है, कुछ भी अलग नहीं लिखा है। एन वाले से सबका ना ऊपर से डेरिवेशन लिखा है। हम आते हैं न्यूमेरिकल में तो ये ओवरऑल बेसिकली सारा रिजल्ट हो जाता है कि अगर देखो ये वाले जब एम्प्टी सेट अवेलेबल होंगे तो सिर्फ तुम्हारे पास डिसजॉइंट की तरह हो गया, ऐसे अवेलेबल होगा। फिर ये वाले को ना इधर से इधर एक्सचेंज करा तो ए माइनस बी निकाला, ठीक ना। तो इंटरसेक्टिंग करके ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए यूनियन बी 3 तरह के अवेलेबल हो जाएंगे। जब 3 सेट अवेलेबल होते हैं ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है यूपीएससी का क्वेश्चन, एक और सेट अवेलेबल करो, एक और सुपर सब सेट अवेलेबल करो इस तरीके से, और देन एक यूनिवर्सल सेट के अंदर डालो, देन सॉल्व करोगे ना तो इस तरीके का इक्वेशन सॉल्व होता है। हम न्यूमेरिकल से देख लेते हैं और सारी चीज़ को एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि अपने पास ना, अगर देखो ये मेरे पास 2 सबसेट है जिसमें एक में 3 एलिमेंट अवेलेबल है, दूसरे वाले में 6 एलिमेंट अवेलेबल है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए 3 और 6, और दोनों में क्या हो गए, तो व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव नंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज़ द ए इंटरसेक्शन। जब मैक्सिमम नंबर की बात करोगे तो इंटरसेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इंटरसेक्शन जब 0 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ए यूनियन बी का आ जाएगा, जो कि 9 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम जैसे ही मिनिमम की जा जाओगे तो इंटरसेक्शन हुआ मान के चलो, ये हुआ और ये इंटरसेक्शन कुछ, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम इंटरसेक्शन की बात करोगे तो 3 एलिमेंट्स अगर मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो जाएगा। जब हम बात करेंगे ए यूनियन बी की, अगर एलिमेंट्स की बात करोगे कि मैक्सिमम ए यूनियन बी में कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे, तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन तुम्हारा मैक्सिमम होगा। मतलब क्या होगा कि इस तरीके का कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरफ बनेगा, तब जाके तुम्हारे पास इंटरसेक्शन आएगा, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के, तो ये तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। और इस तरीके से निकालोगे तो तुम्हारे पास ये एलिमेंट्स कितने अवेलेबल होंगे इन द केस ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इज इन ए इंटरसेक्शन ए एन प्लस वी। ये तुम्हारे पास 3 एलिमेंट, ये 6 एलिमेंट, और माइनस कर लोगे तो ये तुम्हारे पास 6 एलिमेंट। तो ये ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से समझ में आ जाएगा तुमको पूरा अच्छा से। देखो ये तुम्हारे पास एक ना यूनिवर्सल सेट मानते हैं। मेरे पास क्या है 73% इंडियन जो है सो एप्पल्स खाते हैं, इंडियंस लाइक एप्पल्स एंड 65% लाइक्स ऑरेंज। मतलब ऐसा है कि 100% अगर है, मेरे पास 100% ही है, 100% से तो ज़्यादा होता नहीं कुछ भी। अगर मान के चलो ये हम ना 73% वाला ले लेते हैं ब्लू कलर से, ये ठीक है, और ग्रीन पेन से हम लोग ले लेते हैं 65 वाला 65। अब देखो क्या है 73 और 65 दोनों मिला के तुम्हारे पास कितने परसेंट बन जाएंगे, 5 3 6 70 6 7 7 7 7 14 माइनस 2, ये तुम्हारे पास 138 आ जाता। तो तुम्हारे पास 138% अवेलेबल, दोनों को जोड़ोगे तो 138% अवेलेबल हो जाएगा। क्या ये ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो देखो 100 से माइनस करोगे तब तो ये तुम्हारे पास 100। तो एक्चुअल क्या है ना कि अपने पास यूनिवर्सल सेट तो यही है 100। तो एन ए माइनस एन बी इट हाँ भाई, अपने पास इंटरसेक्शन निकालना, कितने परसेंट इंडियंस जो है सो एप्पल भी खाते हैं ऑरेंज भी खाते हैं, तो हमारे पास इंटरसेक्शन निकालना। तो मैं अगर फार्मूला का यूज़ करता ना, देखो ये वाला फार्मूला यूज़ करता ना तुम, ये वाला ये यूज़ करेगा, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया कि ये फार्मूला को यूज़ करोगे। देखो इंटरसेक्शन बोलता क्या है कि एन ए यूनियन बी अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ एन ए सेट, और अपने पास एन ए सेट प्लस एन ऑफ बी सेट, ठीक है, और देन अपने पास एन माइनस
ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी। अपने को पूछा कि निकालना क्या था, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, क्योंकि बोला था कि बहुत बहुत ऑरेंज एप्पल दोनों खाता है। हमारे पास हमसे क्वेश्चन में यही पूछ लिया है, मेरे से क्वेश्चन में ये पोर्शन पूछा है, तो मुझे ये निकालना है। तो मतलब क्या है कि ये दोनों को उधर ले लेते, तो ये इस पोर्शन को उधर ले लेते, इस पोर्शन को उधर लेते तो ये पॉजिटिव होता, इस पोर्शन को इधर लेते तो ये नेगेटिव हो जाता। तो सम टोटल जोड़ते तो मेरे पास क्या था, 138 आ जाता, और इसको माइनस करते तो 100 ही था, यूनियन तो हमारा 100 हो जाता। तो देखो इसी तरीके से सॉल्व करा तो ये 38 आ जाता है। तो ये तुम्हारे पास ना 38% ऑफ द इंडियंस लाइक, तो ये अपने पास ना क्या है कि इस तरीके से ना वेन डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, काफ़ी ईजी है, सारा कुछ ईजी है, सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन जो कि अब आता है कि ये ना थर्ड जब यहाँ पे ना इंटरसेक्शन थ्री ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, तो थ्री ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, तब तुम्हारे पास ना कुछ इस तरीके का तुम यूज करोगे इक्वेशन। जब एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी का ले लोगे, फिर एन और ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन, फिर बी और सी के बीच का इंटरसेक्शन, फिर ए और सी के बीच का इंटरसेक्शन, देन प्लस एन माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन। सिंपल है, तीनों का इंटरसेक्शन का सम, देन सबके बीच का कॉमन वाला इंटरसेक्शन माइनस, एंड देन टोटल इंटरसेक्शन का माइनस प्लस, टोटल इंटरसेक्शन का प्लस कर लोगे तो जो भी आएगा वो तुम्हारे पास डाटा आ जाता है। दूसरे नहीं तो सेकंड मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। इजी अप्रोच एक और है कि हम लोग दूसरे तरीके से इसको सारे को ना ए बी सी डी करके ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जी करके इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर सारे एलिमेंट को जोड़ लेते हैं, जैसे ए बी सी डी में जितना एलिमेंट है, जैसे 21 पीपल्स लाइक इन द प्रोडक्ट ऑफ थे, 21 पेपर्स को जोड़ लेते हैं, फिर बी सेकेंड पेपर इस वाले पीपल को जोड़ते हैं, फिर इस वाले को जोड़ते हैं, देन हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी से निकल के जो भी कोई प्रोडक्ट हमको जो भी निकालना रहता है, जो पर्सन को निकालना हो वो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं एक एक करके बताता हूँ थोड़ा सा, दोनों तरीके से दोनों क्वेश्चन को बता देता हूँ, देन इस चैप्टर्स खत्म, इस चैप्टर्स का सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। वेट करो, मैं बताता हूँ इसको, 1 मिनट। हाँ हाँ, कहाँ पे गया, ये रहा, देखो। तो सबसे पहले एक तुम्हारे पास स्कूल का एक ना 58 मेडल्स हैं, जिसमें 3 स्पोर्ट्स में ना 38 फुटबॉल्स का है, 38 फुटबॉल्स वाले को मिलेगा, 15 बास्केटबॉल है, 20 क्रिकेट है। देखो सबके सब ये अवेलेबल हो गया, मतलब कि ये ए वाले तुम्हारे पास जो भी होगा, ए वाला तुम्हारे पास देखो, एन ऑफ ए इज़ 38, एन ऑफ ए इज़ 38, एन ऑफ बी इज़ 15, एन ऑफ सी इज़ हम ना एन ऑफ वी इज़ एन ऑफ सी इज़ 20। अब बोला ना कि इन 20 इफ़ द 3 स्टूडेंट गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, मतलब क्या है कि 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो सबके सारे मेडल्स मिले, मतलब कि तीनों का इंटरसेक्शन मिल गया, एन ए प्लस एन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज 3। अब तुम्हारे पास ए यूनियन बी, तुम्हारे पास ऑल टोटल भी अवेलेबल था, ए यूनियन बी यूनियन और सी इंटरसेक्शन भी अवेलेबल था। देखो ये भी अवेलेबल था, ये भी अवेलेबल था, ये भी अवेलेबल था, ये अवेलेबल नहीं था, ये अवेलेबल नहीं था, और ये अवेलेबल नहीं था, और ये भी अवेलेबल था। देखो तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पूछा ही है कि एग्जैक्टली ना कि हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इज एग्जैक्टली 2 स्पॉट्स, कितने मेडल्स ना एग्जैक्टली 2 रिसीव, तो हमारे पास यही निकालना ही था, ओवरऑल ये वाला पोर्शन ही निकालना। देखो एन ए इंटरसेक्शन बी एन प्लस, इसको इस वाले सारे को नेगेटिव वाले को इधर ले जाते तो पॉजिटिव हो जाता। तो सिंपल शिफ्टिंग कर दिया कि इधर से उधर, इक्वेशन को इधर से उधर किया और देन सॉल्व किया, तो हमारे पास 18 ना निकल के आ जाता है इंटरसेक्शंस वाले के, जिसको दोनों मिले, जो कि दोनों के दोनों अवेलेबल जिसको मिले, वही चीज़ लिखा है कि एग्जैक्टली 2 स्पॉट्स का मेडल्स ना रिसीव करा जो स्टूडेंट्स, उसके जो भी स्टूडेंट या स्पोर्ट्स जो भी प्लेयर्स बोला होगा जो भी हो, तो ये चीज़ें ना, तो ये तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाता है इस तरीके से। दूसरा तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे कि ए बी सी डी प्लस ये वाला इंटरसेक्शन करके, देखो इसमें देख लो, इस वाले में तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ये तुम्हारे पास सेम है, 21 पीपल है, 21 पीपल, ये 21 पीपल हो गए, ठीक है। बी वाले में कितने हैं, बी वाले में तुम्हारे पास 26 पीपल है, ठीक है, लाइक द प्रोडक्ट, एंड सी वाले में तुम्हारे पास 29 पीपल्स है, ठीक है। 14 पीपल्स लाइक द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी है ना, ए और बी के बीच में जो कॉमन हो जाएगा दैट इज़ द 14 पीपल, मतलब ए और बी का कॉमन तुम्हारे पास 14 पीपल्स लाइक द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, 15 पीपल्स लाइक द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, एंड द 12 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड ए, 8 पीपल्स लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। सेम अगर ये फॉर्मूला का यूज करता ना 3 वाले ये वाला, तो तुम्हारे पास एकदम से ईजी सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहोगे इस तरीके से सॉल्व करना, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस 21 हो जाएगा, देखो 21 हो जाता। अब इस वाले में हम दे लेते हैं, इसको लिखने का तरीका है ए बी सी डी लिखो, फिर ई एफ जी लिखो, सिंपल। और इसमें अब ले लो, अब इसको इस वाले को जोड़ो, ई एफ जी, ई चारों को जोड़ोगे तो ये तुम्हारे पास 26 आता, एक तुम्हारे पास सी वाला का पूरा का जी सबको जोड़ोगे तो 29 आ जाता, सारे के सारे आ गए। अब देखो बी प्लस सी तुम्हारे पास 14 दे रखा था,
जो कि बी और सी में कॉमन था उसका 15 था, जो कि बी और सी वाले में 15 था, इस वाले में ये दोनों के में 15 अवेलेबल थे, मतलब सी और एफ इज़ 15, और इस वाले में बी और सी जो कि हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे वो 15 हो जाएंगे। और 12 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ऑफ सी एन ए, सी इधर हो गया, ए इधर, तो मतलब डी और सी और डी इज़ 12, और 8 पीपल्स लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट मतलब बी सी डी इज इक्वल टू 8, यही चीज़ लिखा होगा देखो। तो बी सी डी इज इक्वल टू बी, ये तुम्हारे पास सी डी कहाँ पे गया है देखो, ई डी इजिए, बी सी इज इक्वल टू 14, सी एफ इज़ 15, और एक और क्या था मेरे पास, एक और था सी एफ इज़ 15, सी डी इज़ 12 एंड द सी इज 18। जो कॉमन तीनों में कॉमन तो सिर्फ यही है ना, बाई मिस्टेक मैंने बताया, तीनों के तीनों कॉमन तो यही है, एक ही है तीनों में सी है, तो सी का वैल्यू 8 है। आप इतने इक्वेशन है और 3 तो 6, बहुत सारे इक्वेशन है, सबको इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हारे पास जो भी वैल्यू निकालने को बोलेगा निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई सारे के सारे ये इसी को ईजी अप्रोच बोलता है, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को भी याद करके रख सकते हो, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और ये चैप्टर्स को यहीं बाइंड अप करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ना कुछ और मॉडल्स को देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू।